बहुत स्वागत है आपका इस खास मंच में। मैं हूं रीनू यादव। सड़क सुरक्षा अभियान की तीसरे सीजन में आप सभी एकत्रित हुए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस विशेष मुहिम में, इस खास मुहिम में हम सभी का एक होकर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी भरपूर कोशिश है देश में इस सड़क सुरक्षा के संदेश को फैलाना, ताकि हर दिन सड़क हादसों में जो अनमोल जानें चली जाती हैं उनको बचाया जा सके। और इस गंभीर स्थिति को और बेहतर समझने के लिए हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं। कुछ आंकड़ों का भी जिक्र करेंगे और यहां से आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण अभियान होने वाला है। जो अनमोल जानें चली जाती हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, आने वाले समय में कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल सड़क हादसों में 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि अगर हर घंटे की बात कर ली जाए तो 53 हादसे और उस एक घंटे में 19 लोगों की जान चली जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जो पैदल यात्री हैं, जो दोपहिया चालक हैं, जो रिक्शा चालक हैं, इनकी जो मौतों का आंकड़ा है ये भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 64%, यानी कि जो छोटे वाहन चालक हैं या जो पैदल चलते हैं सड़कों पर, उनकी मौतों का आंकड़ा बढ़ता है। यहां से यह समझना जरूरी होगा कि जो बड़े वाहन चालक हैं वो लापरवाही करते हैं और इस वजह से छोटे वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं और इनकी मौत का आंकड़ा 64% हो चुका है। हर साल 9,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं जिनकी जान गई है। और ये बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि बच्चे हर परिवार का आने वाला भविष्य होते हैं। और यही कारण है कि आज हम सभी इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, खास तौर पर बच्चों को लेकर बातचीत करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, और बच्चों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, आने वाले भविष्य को कैसे हम पहले से चिता सकते हैं। इस सभी बातों की चर्चा के लिए यहां पर हम एकत्रित हुए हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए अलग अलग दिशाओं में काम शुरू करना जरूरी है, जो कि काम हो भी रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उन्हें भी ये संदेश देना कि आप जिनसे भी मिल रहे हैं, आप जिन्हें भी आसपास देख रहे हैं, जो सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करना कितना ज्यादा अहम हो जाता है। और इसलिए आज हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं सड़क सुरक्षा अभियान के तीसरे सीजन के साथ, जिसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़े और सड़क हादसों पर रोकथाम के उपायों पर बातचीत हो सके। और इस सीजन पर हम 4 पा पर फोकस कर रहे हैं। 4 पा पर: परवाह, पहल, प्रयास और परिवर्तन। एक बड़ा परिवर्तन जिसको लेकर आज हम चर्चा करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। और इन सबका एक ही उद्देश्य है: सुरक्षा, सुरक्षित करना, सुरक्षित रहना। खुद सुरक्षित रहेंगे तो सुरक्षित बाकी लोग को भी कर पाएंगे। परवाह बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप परवाह करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परिवर्तन जरूर होगा। और व्यवहार में सावधानी, सतर्कता अगर आप रखते हैं तो सड़क हादसों से बच सकते हैं। आज हम एक कार्यक्रम रायपुर शहर में कर रहे हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ खास मेहमान भी मौके पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और बातचीत के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मौजूद सभी लोगों को, खासतौर पर बच्चों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए ये पूरा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है सिर्फ उनको ही डेडिकेट है। और जिम्मेदारी जो बढ़ती जा रही है प्रशासन की भी, ट्रैफिक पुलिस की भी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या बड़ी चुनौतियां हैं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनकी तरफ रुक करते हैं और मंच पर हम बुलाना चाहेंगे गुरजीत सिंह, डीएसपी ट्रैफिक। सर प्लीज मंच पर आइए। बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करिएगा, जोश दिखाइएगा बहुत तेजी से। सुशांतो बनर्जी, डीएसपी ट्रैफिक। सर आपका भी बहुत स्वागत है आपका, प्लीज मंच पर आइए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और साथ ही हमारे साथ संदीप धुपर जी मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं आप। सर आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप धुपर जी जो कि सालों से एनजीओ के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, सभी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार सड़क सुरक्षा सप्ताह ये क्यों हम सभी के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है।
सबसे पहले हम बात करेंगे गुरजीत जी से। ये बहुत जरूरी हो चुका है कि सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करना, न सिर्फ जागरूक करना बल्कि उनके अंदर वो एहसास भर देना कि ये आपके लिए जरूरी है और साथ ही आपके आसपास मौजूद लोगों के लिए भी जरूरी है। निश्चित तौर पे ये बहुत गंभीर विषय है और मैं सबसे पहले तो आपके नेटवर्क को, न्यूज 18 को साधुवाद दूंगा कि ऐसे गंभीर विषय पे ये आयोजन आप कर रहे हैं, सड़क सुरक्षा अभियान, जिसका आपने ध्येय वाक्य दिया है, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। निश्चित तौर पे लोगों को समझना पड़ेगा कि सड़क सुरक्षा या जो सड़क क्रैशेस होते हैं, सड़क में जो टक्कर होती है गाड़ियों की, उससे होने वाले नुकसान को हम बहुत कम आंकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक कॉलम का पेपर में न्यूज आ जाता है या छोटी सी खबर आ जाती है कि किसी का टक्कर हुआ और किसी युवक की मौत हो गई, लेकिन उसके पीछे हम नहीं सोचते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उस परिवार का हुआ है, या और परिवार के अलावा समाज का भी बहुत नुकसान होता है। आपको एक आंकड़े से बताना चाहूंगा कि इससे कितना ज्यादा सोसाइटी का और देश का नुकसान होता है। अगर हम जीडीपी के तौर पे बात करें, जैसे हमारे देश का जीडीपी आज जितना है उसका 2% के आसपास सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण नुकसान होता है। ये अमाउंट करीब करीब होता है 4 लाख करोड़ रुपए, और 4 लाख करोड़ रुपए देश का नुकसान होता है, जिससे अब इसको 4 लाख करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो क्या हो सकता है, अगर इसका हम अगर तुलना करें तो आपको करीब करीब 70 एम्स हम हर साल खड़े कर सकते हैं। इतना नुकसान, एक एम्स में हमारा करीब 6,000 करोड़ रुपए का लागत आता है, उसका रनिंग कॉस्ट और प्लस बिल्डिंग का मिला के। तो ऐसे हम 70 एम्स हर साल खड़े कर सकते हैं, इतना नुकसान होता है देश का। अब परिवार की बात करें तो सड़क दुर्घटना में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ किसकी होती है वो सोचना पड़ेगा कि घर में खेल रहा होगा बच्चा, उसको वो तो गाड़ी लेके बाहर नहीं जाता, उसका एक्सीडेंट नहीं होता है, या जो रिटायर्ड आदमी है, जो घर में रिटायर हो गया है, आराम कर रहे, वृद्ध है, उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट होता किसका है? या तो कोई घर का बच्चा पढ़ने जा रहा है, कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, अपना भविष्य बनाने जा रहा है, या पढ़ लिख कर कहीं पेशा कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं पर व्यवसाय कर रहा है, काम करने जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट होने से एक तो घर का भविष्य खत्म हो जाता है, दूसरा अगर वो घर को आय कमाकर घर चला रहा है तो घर चलाने के लिए परेशानी पैदा हो जाती है। दुर्घटना में डेथ हो जाए तो ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो जाए तब की स्थिति और गंभीर होती है कि एक तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो जो आय हो रही थी घर की वो बंद हो जाते हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल के चार्जेस शुरू हो जाते हैं। मैं कई एक परिवारों को जानता हूं जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण उनका आय तो बंद हुआ, उसके अलावा जो जमा पूंजी थी वो हॉस्पिटल के चार्जेस में पूरे पैसे उनके लग गए और उधारी पे वो परिवार उधारी के दलदल में फंस गया। तो हमको इसकी गंभीरता को सोचते हुए बहुत अच्छे से इनके जो यातायात के नियम है, बहुत छोटे छोटे से नियम है, इनका पालन करना चाहिए और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, नियमों का पालन करना और उनको गंभीरता से लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है वो बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों पर पूरा समर्पित है, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य रहने वाले हैं। और बच्चे अगर अभी से जागरूक रहेंगे तो आने वाले समय के लिए ये चुनौतियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। हमारे साथ संदीप धूपर जी भी मौजूद है। संदीप जी, एनजीओ चला रहे हैं आप सालों से और कई सारे सार्वजनिक अच्छे काम भी कर रहे हैं, खासतौर पर सड़कों पर। कितनी बड़ी चुनौती लगती है लोगों को किसी भी तरीके के नियम को मनवाना, उनको फॉलो करवाना, और कितना बदलाव आया है जब आपने इस काम की शुरुआत की थी तब से अब में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज हम पब्लिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक एनजीओ है सुरक्षित भवा फाउंडेशन। हम इस अपने एनजीओ के माध्यम से ट्रैफिक रेडियो चलाते हैं चौक चौराहों पे, जो आप कभी सुनते होंगे हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए। ये हमारा पिछले 12 वर्षों से हम रोड यूजर को उनके वेटिंग टाइम पर, जो 3 साइड के लोग खड़े रहते हैं, उनको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए हेलमेट कितनी आवश्यकता है या सीट बेल्ट की आवश्यकता क्यों है, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके छोटे छोटे ऑडियो मैसेजेस हम ऑन एयर करते हैं। रोज सुबह ये वंदे मातरम के साथ चालू होता है और रोज रात के समापन होता है जय हिंद की धुन से। तो हम रोड यूजर तक डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। जब चौक पे खड़े रहते हैं तो एक ही साइड का ग्रीन होता है, वो भी हमको सुनता सुनता निकलता है। तो जागरूकता के लिए हम लोग हर रोड यूजर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर हम
काम कर रहे हैं, जो कि पिछले 12 वर्षों से मैंने बताया, विश्व में हम इकलौते हैं जो छत्तीसगढ़ में 10 शहरों से ऑन एयर हैं। जागरूकता की जहां तक बात की जा रही है और यूथ की बात की जा रही है, तो यूथ के परसेंटेज सबसे ज्यादा है। मेरी एक्सपर्टाइज हुई है ट्रैफिक को लेकर, उसमें मैंने जाना है कि आज 70% जो यूथ का एक्सीडेंट हो रहा है वो स्पीड उसका कारण है। अगर स्पीड को कम कर लिया जाए तो कम से कम डेथ नहीं होगी। हाथ पैर टूटेंगे, महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, चलने लायक हो जाएगा, घर परिवार को चलाने लायक रहेगा। पर अगर स्पीड के बाद डेथ हो जाती है तो परिवार का काफी नुकसान होता है। नुकसान के बारे में गुरजीत साहब ने बताया कि हम किन आंकड़ों के साथ में बैठ के अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर स्पीड को कम किया जाए तो ये रोड मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट के कुछ डाटाज हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा था कि यूथ जिनकी एज लगभग 18 से 35 वर्षों की होती है वो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले में आज सामने आ रहे हैं। चाइना हमसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले में रहता है, पर डेथ हमारे यहां ज्यादा हो रही है। तो ये आंकड़े जो सामने आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि यूथ को स्पीड अगर कम कर लिया जाए। मजे की बात यह कि जो जिनके पास लाइसेंस होता है वो लोग ज्यादा डेथ के मामले सामने आ रहे हैं, और इवन स्ट्रेट रोड पे। तो अगर स्ट्रेट रोड पे यूथ अगर स्पीड को कम कर लेगा तो डेथ हमारे देश में कम हो जाती है। जी बिल्कुल, और डेथ कम होंगी। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग हाथ पैर गंवा देते हैं कई बार जिंदगी भर के लिए, किसी एक के ऊपर बोझ हो जाते हैं परिवार वालों के ऊपर, उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि ऐसे भी केस बहुत हैं। अब सुशांतु बनर्जी सर, दरअसल अभी जब पुणे हादसा हुआ तो उसके बाद एक रूल आया था कि अगर बच्चों के माध्यम से कोई घटना होती है तो उनके पेरेंट्स को सजा भुगतनी होगी। उसके बावजूद कोई तब्दीली आई नहीं है, क्योंकि व्यस्ततम जीवन है सभी का, सब अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, और बच्चों को दे दी जाती है गाड़ी कि वो अपनी कोचिंग चले जाएं, अपना कॉलेज चले जाएं, और युवा है, जोश है, उत्साह है और गति बहुत है। तो इस पर थोड़ी सी लिमिट तय कर पाना, इन्हें जागरूक कर पाना और इन्हें इनकी जिम्मेदारी के प्रति इनको एहसास करवा पाना कि तेज चलना जरूरी है लेकिन संयमित रहकर। धन्यवाद। मैं आपके इस माध्यम का उपयोग हमारे देश के युवा और बच्चे जो हैं उनको जागृत करने के लिए उपयोग करना चाहूंगा। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 16 साल की उम्र से विथ लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देता है। उसके साथ एक कंडीशन है, 16 साल का युवा उन्हीं गाड़ियों को चला सकता है जिस गाड़ी का इंजन 50 सीसी और उससे कम हो। बाध्यता है 50 सीसी से कम इंजन क्षमता के वाहन ही 16 साल से लेके 18 साल तक का बालक किशोर वाहन को चला सकता है। आज के परिदृश्य में देखें, मार्केट में 50 सीसी और उससे नीचे के इंजन की वाहनें बंद हो चुकी हैं। अब स्थिति क्या बनी, 16 साल से 18 साल के बालकों के लिए, किशोर वय के लिए कोई भी वाहन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इस कारण से वो वाहन चला नहीं सकते। उम्र कौन सी आ गई है, अब 18 साल की उम्र पे जाके ही उनको लाइसेंस मिल सकता है विद गियर, विदाउट गियर, 50 सीसी प्लस के गाड़ियों को चलाने का। नियम जरूर है, पर 50 सीसी से छोटे इंजन के गाड़ी हमारे मार्केट में नहीं है। तो युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक, अब चूंकि मार्केट में वाहन नहीं है, तो जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक वाहन चलाने का शौक ना फरमाएं। कारण दुर्घटना से क्या होता है गुरजीत सिंह साहब ने बताया है। मैं भी आपको इस चीज को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। जब हम विकास के क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं, हम सीखते हैं। 18 साल से नीचे जिन गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी गई कानून के द्वारा, वो इतनी हल्की गाड़ियां होती थी कि और वो इतनी सरल होती हैं, चलाने में होती थी कि उनको नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा कौशल की आवश्यकता नहीं होती थी। साथ ही उसमें स्पीड नहीं होता था। ये छोटी गाड़ियां थी जिनमें स्पीड नहीं था। जो बात अभी निधि मैडम ने कहा कि स्पीड थ्रिल देता है, स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स। युवाओं में तेजी से हर काम को करने का, अपने आप उस व्यय के कारण
आयु के कारण, उम्र के कारण वो एक इच्छा रहती है, किसी भी चीज को, किसी भी मंजिल को तेजी से प्राप्त करना चाहता है, इसी कारण वो गाड़ियों को भी तेज गति से चलाता है। अब जब 16 साल से 18 साल तक के उम्र के लिए गाड़ी ही नहीं है और बालक जब गाड़ी ये चला रहे हैं, इसको रोकने के लिए शासन ने कानून में परिवर्तन किया, एक नया सेक्शन लाया 199A। देखिए, गाड़ी चलाने देना नहीं देना, सबसे पहले जिम्मेदार कसूरवार कौन होते? बालक तो हमको इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि पिता जी मैं इस गाड़ी को चलाऊं, मां मैं इस गाड़ी को चलाऊं, और हम उसको मोटिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके उसको तो वाहन चलाना ही है। साइकिल का जमाना उठ गया, अब दूरियां बढ़ गई हैं, वाहन चाहिए। ये जो हम मोटिवेट करते हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम उसको एक गलत दिशा में भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक पालक, एक जिम्मेदार पिता होने के नाते हमें आवश्यकता है कि हम बच्चे को अच्छी और बुरी दोनों बात बताएं, किसी भी सिक्के के दोनों पहलू से बच्चों को अवगत कराएं। जब उनको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ इस गाड़ी को चलाएं, तब हमको उनके चलाने के लिए जो लाइसेंस की आवश्यकता है उसके बारे में भी बताना जरूरी है। पर हम इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, हम अपने बच्चे को बताते ही नहीं है कि बेटा बेटी, हम जब ये जो आप गाड़ी चला रहे हो, इसको चलाने का सही उम्र 18 साल है, 18 साल प्लस हो जाओगे तभी आप इस गाड़ी को चला सकते हो। नियम ये अपेक्षा करता है कि जो भी व्यक्ति गाड़ी लेके सड़क पे आए, तब वो लाइसेंस लेके सड़क पे आएगा। लाइसेंस भी दो श्रेणी के हैं, एक लर्निंग लाइसेंस है, एक परमानेंट लाइसेंस है। लर्निंग लाइसेंस उस व्यक्ति को दिया जाता है जो गाड़ी चलाना सीख रहा है। कानून की अपेक्षा है जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी लेके सड़क पे उतर रहा है, उसके पास लर्निंग लाइसेंस अवश्य हो। पहले स्थिति क्या बनी? पहले आपके पास लर्निंग लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरटीओ में, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है। आप अप्लाई कीजिए, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कीजिए, फिर अपने पिता या माता जी का वाहन लेके सड़क पे उतरिए। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आजकल मोटर ड्राइविंग स्कूल भी प्रारंभ हो गए हैं। आप किसी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस पे आप गाड़ी चलाना शुरू कीजिए। जब आप, इसकी अवधि होती है 6 महीने तक की, 6 महीने तक आपको शासन या कानून आपको अनुमति देता है। इस दौरान आप गाड़ी चलाना सीख लेंगे। जब आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, तब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ये एप्लीकेशन, जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, विधिवत एप्लीकेशन जमा करने के बाद आपका एग्जाम होता है। आप ये जो स्क्रीन में विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स आप देख पा रहे हैं, इसका एग्जाम होता है लिटरली कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे अलग अलग सिग्नल्स आते हैं और आपको तुरंत बताना पड़ता है कि ये सिग्नल का अर्थ क्या है, क्योंकि ट्रैफिक में सारे सिग्नल साइनेज के रूप में रोड पे या सड़क के किनारे लगाए जाते हैं। ये लाइट के रूप में भी होते हैं। इसका एग्जाम देके और फिजिकली जो मैनुअल आपको सिग्नलिंग करना पड़ता है वाहन चलाने के दौरान, उसका आरटीओ में आपका बोर्ड के सामने एग्जाम होता है, टेस्ट होता है। उस टेस्ट को जब आप पास करते हैं और बिना गलती के पास करते हैं, तब आपको लाइसेंस इशू किया जाता है परमानेंट का। इस मंच के सामने मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, पहली बार बोर्ड के सामने मैं सिग्नलिंग में फेल हो गया था। 1 महीने बाद दोबारा फीस भर के मैं एग्जाम में खड़े हुआ। उस बार मैं सभी सिग्नल के अर्थ सही बता पाया। फिर जो हमारे बोर्ड में मेंबर बैठे थे, उन्होंने पूछा पिछला बार आप कैसे, किस में फेल हो गए थे? मैंने कहा सिग्नलिंग में। कौन सा प्रश्न था? मैं विश्वास करता हूं यहां उपस्थित लोगों को हाथ के उन 3 मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं होगा जिसमें मैं फेल हुआ था। आपके पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को आप ओवरटेक करने के लिए कौन सा हैंड का सिग्नल बताएंगे? उस गाड़ी को स्लो डाउन करने के लिए कौन सा सिग्नल बताएंगे? उस गाड़ी को ओवरटेक तो मैंने बता दिया, उस गाड़ी को मैं राइट पे टर्न ले रहा हूं, उस पे क्या सिग्नल बताएंगे? उस गाड़ी वाले को, पीछे वाले गाड़ी वाले को आप कैसे बताएंगे कि मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूं? और सबसे बड़ी बात, आप पीछे आने वाले गाड़ी को कैसे बताएंगे चालक को कि मेरे गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया है या मैं गाड़ी रोक रहा हूं?
ये पास सिग्नल है जिसको कोई पास आसानी से पास नहीं कर पाता। मैं भी वहीं फेल हो गया था। जरूरी है कि हम पालक जिम्मेदारी का निर्वहन करें, बालक को वाहन देने से पहले उनको नियम कानून से अवगत कराएं, साथ ही सेफ्टी टूल्स के बारे में बताएं। बिल्कुल, अपने बच्चों को एजुकेट करना, जानकारी देना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स दे देते हैं गाड़ी और शायद सिखाना भूल जाते हैं और कई बार ऐसे हादसों को निमंत्रण देते हैं। गुरजीत जी, एक चीज हमने और देखी सड़कों पर कि लोग जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, वो सवारी ज्यादा बैठा लेते हैं, ज्यादा कमाने के चक्कर में। उनको लगता है एक ही रूट पर जा रहे हैं, अगर 4 लोगों की सीट है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दबा के और लोगों को खड़ा भी कर देंगे, बैठा लेंगे, ओवरलोड बस हो जाती हैं। और ये ज्यादातर हादसे होते हैं। हम हर दिन ऐसी खबरें पढ़ते हैं जब ओवरलोड वाहनों की वजह से हादसे हो जाते हैं, चाहे फिर वो कोई सामान लेकर जा रहे हों या फिर किसी इंसान को लेकर जा रहे हों। इस पर रोक लग पाना कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये चीजें बंद होंगी तो अपने आप गति पर नियंत्रण रहेगा ड्राइवर का। सही बात बोल रही हैं आप कि मालवाहकों पे सवारी ढोना या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पे एक्स्ट्रा सवारी बैठाना, ये एक समस्या है। हम इस पे लगातार काम करते रहते हैं और इसमें अगर बेसिकली देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का काम है। इसमें अगर शहरों को देखें तो वहां अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिन शहरों पे अच्छी है कि मेट्रो चल रही है, सिटी बसेस हैं, तो वहां आपको ये समस्या कम दिखेंगी। अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम से सिटी बसेस जो चल रही थी 200, अभी तकरीबन 30-32 बसें ही चल पा रही हैं। अगर ये बसों की संख्या बढ़ेंगी तो ये जो समस्या आप बता रही हैं कि ऑटो में एक्स्ट्रा सवारी बैठना, ये कम हो जाएगा। आज अगर रायपुर में ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा का जो संख्या है उसकी बात करें तो पिछले 10 साल में ये संख्या दुगनी हो चुकी है। खासकर कोविड के बाद जो ई रिक्शा की संख्या बढ़ी है, तकरीबन 22,000 के आसपास ई रिक्शा आज शहर में चल रही हैं। उसके और 22,000 ई रिक्शा चलने के बाद भी लोगों को एक्स्ट्रा सवारी बैठाने वाली जो हरकत है वो लगातार जारी है। वो इसलिए है कि हमारे पास दूसरा वैकल्पिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा सिस्टम नहीं है। रायपुर में हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से प्लानिंग हुई है और ये आगे एग्जीक्यूट होगा कि यहाँ मेट्रो चलना चाहिए, मोनोरेल आना चाहिए और इसके अलावा सिटी बसेस की संख्या भी बढ़नी चाहिए। अभी हमारे पास खबर आई है कि 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसेस आने वाली है। तो ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब स्ट्रांग हो जाएगा तो ये समस्या अपने आप खत्म होगी। बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है संदीप जी से। जैसा कि हमारी चर्चा हो रही थी कि सर ने भी बात किया कि वाहन और ज्यादा होने चाहिए ताकि ओवरलोड सवारी ना हो, लेकिन फिर वही बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, सड़कों पर वाहन बढ़ रहे हैं, सड़कें उतनी ही हैं, तो हादसे अपने आप हो जाते हैं। गति बहुत ज्यादा रहती, लोगों को जल्दी हड़बड़ी रहती कहीं भी पहुंचने की। अपने गंतव्य तक का सफर जो तय करते हैं वो उनको कोशिश होती है कि अगर 10 मिनट का है तो हम 8 मिनट में ही पहुंच जाए। जी हाँ, ये जो समस्या है ये तो हमारे शहर के लिए काफी लंबे समय से चल रही है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम रोड ऑडिट करें, रोड ऑडिट अगर शहर में हो तो उससे हम उनकी कमियों को जान पाते हैं कि क्या कारण है कि ये इस तरह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। रोड ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है जो मेट्रोज में किया जाता है। इसके साथ साथ में जो अभी आपने सवारी की बात की, मेरा मानना है कि गाड़ियां की संख्या बहुत है अभी यहां पर, लेकिन रोड इंजीनियरिंग की आवश्यकता ज्यादा महसूस करता हूं मैं कि कुछ नियम इस तरह से बने सभी लोगों के लिए कि वो सब उसका पालन कर सके। जहां तक ऑटो सवारी का, रायपुर शहर में एक हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें जो हर कहीं पर भी खड़े होकर सवारी बैठाना या उतारने की जो समस्या है, इसको निजात लेने के लिए कोई ना कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। अभी हाल ही में पुलिस विभाग ने कुछ कदम उठाए भी हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। इसके ट्रायल रन कुछ कुछ जगह नए नए तरीके से होते रहना चाहिए जिससे कि ये समस्याओं का निदान मिल सके। बिल्कुल। और ये भी एक बहुत ही जरूरी है, इस पर भी सोचना चाहिए। जैसे कि बड़े शहर होते हैं वहां पर मेट्रो की भी व्यवस्था है और बड़ी चौड़ी सड़कें हैं तो हादसे थोड़ा कम होते हैं और वहां पर लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी हैं। लेकिन छोटे शहरों में ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं और सबसे ज्यादा चुनौती भरा हो जाता है। शहरों में रूल फॉलो करवाना तो ठीक है, लेकिन जो कस्बाई इलाके हो जाते हैं वहां पर इनकी जमकर अवहेलना होती है।
हमारा सवाल है सुशांतो जी से। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है लोगों को समझाना, क्योंकि उनका तो होता है अरे भैया कोई बात नहीं, सब चलता है, हमारी गाड़ी का चालान वालान नहीं आता है। ये भी डर नहीं है, गांव में देखा जाता है लोगों में ज्यादातर। शहरों में तो फिर भी सबसे ज्यादा जो खौफ है, अगर कोई रूल फॉलो करता है तो सिर्फ चालान का डर ही है उनके अंदर। आपने सही कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग रोज शहर आते हैं, बनिस्बत उनपे ट्रैफिक नियम का पालन करने का वो उनपे चेष्टा वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि शहर आते ही उनको चालान का डर रहता है, जैसा आपने कहा। और शहरों में चूंकि ट्रैफिक एनफोर्समेंट रूल को एनफोर्समेंट करने के लिए लोग ज्यादा लगे रहते हैं, तो यहाँ आके वो ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं। देहात में एनफोर्समेंट कराने वाले लोग कम हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है सेल्फ डिसिप्लिन का। मेरे पास अगर गाड़ी है और मैं उसको चलाने के नियमों से वाकिफ नहीं हूं, मैं अपनी सुरक्षा को लेकर वाकिफ नहीं हूं, तो दुर्घटनाएं होना लाजमी है। देखिए, अभी जो आंकड़े आपने कहा था, उन आंकड़ों में 60-70% तक दोपहिया वाहन चालकों के साथ ही ये जो क्रैशेस होते हैं उन्हीं वाहनों के ज्यादा होते हैं। क्यों? अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो दोपहिया वाहन सबसे खतरनाक वाहन है स्टेबिलिटी के मामले में, चार पहिया वाहनों के तुलना में। दोपहिया वाहन को चलाने जब वो सबसे ज्यादा माने उसकी सुरक्षा उतनी नहीं है, तो सबसे ज्यादा चलाते वक्त हमको उसी को चलाते वक्त सुरक्षित रहना है। दोपहिया वाहन अनस्टेबल होने के कारण नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी भी है कि नियम केवल यही नहीं है कि आपको आगे से देखिए, गांव से जब आप मेन रोड पे आते हैं तो सबसे सरल सा नियम है, जब आप मेन रोड पे जा रहे हैं अपने दाहिने बाएं देखें, फिर मेन रोड में अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड के साथ एंटर करें। तो ये एक बेसिक चीज भी गांव में अगर पालन होता तो वो वहीं से लोग सीखते और दुर्घटनाओं में कमी आती। अवेयरनेस के लिए लगातार हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, रूरल एरिया को फोकस करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि अवेयरनेस आएगा और वहां पे भी ये संख्या कम होगी। बिल्कुल, और उम्मीद है कि ये संख्या वाकई में कम हो, लोग जागरूक हों, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि आसपास मौजूद लोगों के लिए भी। और भी कई सारे सवाल हैं, वक्त की थोड़ी सी तंगी है यहाँ पर, और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए और अपनी बातें बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर मौजूद मंच में सभी के एक बार फिर से तेज तालियों के साथ थैंक यू। तो जैसा कि चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं, और इस चर्चा के दौरान आपने, जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं वो, और उनके लिए जरूरी इसलिए है यहाँ पर बुलाना ताकि वो सुने, समझे, और कितना प्रयास चल रहा है यहाँ पर एक सार्वजनिक मंच पर कि लोग समझेंगे भी कि हम उनके लिए कितने बेहतर तरीके से एक मंच तैयार करते हैं, और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जितने भी रूल्स हैं वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि उनको फॉलो करना है। बच्चों के अंदर रहता है कि अरे ठीक है, रूल तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, लेकिन उस चीज से निकलिए, अब आप रूल को फॉलो करना सीखिए। और अब एक बार फिर से हम तेज तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर अनुराग झा, एएसपी ट्रैफिक। सर प्लीज मंच पर आएं, और इस मंच पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हम चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इस बात के साथ कि बच्चों के लिए खासतौर पर यह पूरा मंच तैयार किया गया। सर प्लीज बैठिए। बच्चों के लिए पूरा मंच तैयार किया गया है, आने वाले भविष्य के लिए ये तैयारी चल रही है, ताकि अभी से तैयार रहेंगे, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले इस अभियान के बारे में 2 शब्द। चैनल का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और कार्यक्रम कहा जाए तो बिल्कुल रिलेवेंट है आज के समय के लिए, जो सड़क सुरक्षा माह भी चल रहा है। आपको ध्यान होगा, शुरुआत हुई थी सड़क सुरक्षा सप्ताह से, वो सड़क सुरक्षा सप्ताह बदला पखवाड़ा में, और पखवाड़ा बदल गया माह में। तो दिनों दिन इसकी जरूरत बढ़ते जा रही है। सवाल जो आपका था, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चों के लिए इसलिए भी जरूरत है, जो हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। एक छोटा बच्चा, असीम संभावनाएं होती हैं, लाखों सपने होते हैं, वो बड़ा होकर क्या बनेगा कोई नहीं जानता। तो सड़क दुर्घटना का शिकार जब किसी बच्चे को बनना पड़ता है
तो हम नहीं जानते कि उस बच्चे के साथ कितने सारे सपने और कितनी सारी संभावनाओं का अंत हो जाता है। वो बच्चा बड़े होकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन सकता है, डॉक्टर कलाम के जैसे, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन सकता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे, या बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़ा कोई किसान बन सकता है, युवा उद्यमी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, संभावनाएं अनंत हैं। तो जैसे ही एक बच्चे का अगर किसी सड़क दुर्घटना में हम खोते हैं तो उन संभावनाओं को भी हम खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल, उन संभावनाओं को खत्म करना ही मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर। और बच्चों को एजुकेट करने के लिए देखा जाता है कि स्कूल कॉलेजेस में कैंपेन्स चलाए जाते हैं, वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं और वहां पर सिखाया जाता है, रूल्स बताए जाते हैं ट्रैफिक के कि किस तरीके के होने चाहिए और कैसे आपको उनको फॉलो करना है। जो रूल्स हैं एटलीस्ट जानकारी तो हो। जो 10th में 12th में बच्चे वो भी स्कूल आते हैं तो अपने वाहन से आने लगते हैं और देखा यह जाता है कि फिजिक मजबूत है, लंबे चौड़े हैं, वाहन आराम से चला लेंगे। पेरेंट्स का ये भरोसा होता है अपने बच्चों पर। और कई बार जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो रोड क्रैश हो रहे हैं वो बच्चों के साथ ही हो रहे हैं। तो ये स्कूल में किस तरीके के अभियान को सुचारू करना, जो पहले से कैंपेनिंग चल रही है इनको और बेहतर तरीके से लाना ताकि प्रत्येक बच्चा इसके प्रति जागरूक हो जाए। देखिए, इसमें कई सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जितना मैं समझता हूं, आपके जो इस अभियान के भी शुरू के जो दो परवाह और पहल किसी भी चीज की शुरुआत होती है खुद से। आदमी को किसी भी चीज की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। जब हम स्वयं से शुरुआत करेंगे तो दूसरों को भी बोल पाएंगे। और बच्चा भी, सबसे पहली पाठशाला जो कहा जाता है, बच्चा घर पे सीखता है सारी चीजों को। बच्चा अगर देख रहा है कि उसके पेरेंट रूल फॉलो कर रहे हैं, उसके पिता जब कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगा रहे हैं, तो इन चीजों को अगर बच्चा अपने घर में देख रहा है तो स्वाभाविक है वो खुद की जिंदगी में भी इन चीजों को पालन करेगा, पहली चीज। दूसरा, परवाह की जो बात है, पेरेंट को खुद ये परवाह होनी चाहिए कि मेरा बच्चा अगर रोड में जा रहा है तो जिस रोड पे वो चल रहा है वो सुरक्षित हो। रोड सुरक्षित तब होगी जब हम नियमों का पालन करेंगे। हर आदमी अपने अपने दायरे में जितना नियम है उतना नियमों का पालन कर ले तो दूसरों की जो जनहानि हो रही है वो अपने आप खत्म होते जाएगी। नियम पालन करने की जो बच्चों में आप बात कही, 10वीं 12वीं नहीं, मेरा तो ये मानना है कि शुरुआत से ही बच्चों को थोड़े नियम ट्रैफिक के बताए जाने चाहिए। असर दिखता है। जैसा भी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी की मन की बात में हमने सुना स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, मैं अपने आसपास भी अपने जो परिवारजन है, दोस्त हैं, उनके फैमिली में भी सुनता हूँ, देखा भी है। कई बार बच्चे टोक देते हैं पेरेंट को कि पापा यहाँ पे गंदा नहीं करना है, प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं। तो जब यही चीज ट्रैफिक नियमों के लिए भी आएगी कि पापा आप हेलमेट पहन के जाइए, बाहर चला रहे हैं, तो इन चीजों को जब हम स्कूल टाइम छोटे बच्चों से जब स्टार्ट करेंगे तो जब वो आज का जो बच्चा है वो कल का नागरिक है, तो जब बच्चों में हम इन चीजों को लाएंगे धीरे धीरे कोर्स करिकुलम के माध्यम से या बाकी चीजों के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, तो स्वाभाविक है जब बच्चा 18 साल की उम्र पे पहुंचेगा, नागरिक बनेगा, तो खुद से वो नियमों का पालन करेगा। बिल्कुल। और बच्चे, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे सिखाते हैं और वाकई में बच्चे बहुत तेजी से सीखते भी हैं और बच्चे सिखाते भी हैं। और आज का जो बच्चा है वो बहुत होशियार है, बहुत शार्प माइंड है, बहुत तेजी से चीजें कैच करता है और कोशिश करता है कि अगर यहाँ पर हमारे पेरेंट्स भी अगर कोई जानकारी उनको नहीं है तो वो तुरंत उनको सिखाने के लिए लग जाते हैं। और खासतौर पर छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है रोड पर जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स होते हैं वाहनों में, युवाओं में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि युवाओं को एजुकेट करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। इन मॉडिफाइड साइलेंसर्स के साथ जब वाहन चला के लोग जाते हैं, अचानक से हॉर्न बजा देते हैं, बहुत तेज आवाज आती है और आसपास जो लोग बहुत ही पीसफुली तरीके से जा रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं और कई बार वो गिर जाते हैं। इसमें भी लोगों की जानें चली जाती हैं, बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। हालांकि अभी तो हमने बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखी हैं जब उनके साइलेंस को निकाल के तोड़ भी देते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है। इसके लिए बहुत मजबूत पहल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर पे जब भी अब कार्रवाई की जाती है तो जो आप बता रही हैं वो होता है, मॉडिफाइड साइलेंसर को निकाल दिया जाता है और उसका नष्टीकरण भी किया जाता है। पर मॉडिफाइड साइलेंसर को निकालने के साथ साथ हम उन दुकान पे भी कार्रवाई कर रहे हैं लगातार जो कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रहे हैं या बेच रहे हैं। एक ये चीज है। दूसरा, मॉडिफाइड साइलेंसर जो लगा के चल रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर उस सड़क पे आपके घर का कोई बच्चा चले
और उसके पीछे से अगर कोई दूसरा बाइक वाला या आपके घर का कोई बुजुर्ग चल रहा हो, उसके पीछे से कोई इसी तरीके की बाइक लाके अचानक से मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज कर रहा है, कुछ गाड़ी में फटाके की आवाज आती है, अचानक से हार्न देते हैं जो रूल तोड़ रहे हैं, और आपके घर का कोई मेंबर हो तो आपको कैसा फील होगा? यही चीज होती है। बिल्कुल। और इस पर भी देखा जा रहा है कि कार्रवाई लगातार होती है, लेकिन बार बार वो तस्वीर आना थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉलेज के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इस तरीके से साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, और सड़क में जो भी गतिविधियां होती हैं वो हम सबके सामने हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौके पर मौजूद हैं, और आप सभी अगर कोई सवाल करना चाहें तो जरूर अपने सवाल करिएगा, और मंच पर अगर कोई भी सवाल करना चाहता है तो प्लीज आप हाथ उठाइए और अपना सवाल सर से करिए। तो माइक प्लीज दीजिएगा उनको, अपने आसपास जितने भी लोग मौके पर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा, आप कहां से आए हैं ये भी बताइएगा, और अपने सवाल करिए। जी बस एक सेकेंड। त्रिपाठी और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूं। हमने बात की रोड ऑडिट को लेकर और ऑटो में कितनी सवारियां बिठाते हैं, इन सब चीजों को लेकर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो वो हाईवे पर होते हैं, जो कि ट्रक द्वारा होते हैं। ट्रक में हम देखते हैं कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो काफी लंबे देर तक ट्रक चलाते हैं, 8 घंटे 12 घंटे, और लगातार उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रक ने ठोक दिया या हाईवा ठोक के चला गया किसी गाड़ी को। इन पर हम क्या नियम बना रहे हैं कि जो ट्रक वाले हैं वो कितनी देर की शिफ्ट कर रहे हैं, कितने लंबे समय तक वो ट्रक चला सकते हैं, और उनके लिए क्या ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है जब वो ठोक कर चले जाते हैं। क्योंकि इससे पहले एक नियम बना था जिस पर ट्रक यूनियन ने विरोध भी किया था कि जब कोई ट्रक या कोई हाईवा गाड़ी ठोक कर जाएगी तो उस पर किस किस प्रकार का जुर्माना लगेगा। तो इस पर अभी क्या कुछ नियम बन रहे हैं या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो दो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, एक है एक्सीडेंट का पार्ट जो बोल रहे हैं कि हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, और दूसरा आप बता ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई निश्चित नियम। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइवेट ड्राइवर्स रहते हैं वो चलाते हैं काम के घंटे के लिए, तो सरकार के जो नियम हैं, लेकिन कितना पालन उनके ऑनर कर रहे हैं, जो ट्रक मालिक हैं वो जिन ड्राइवरों को रखे हैं कितना पालन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रक ड्राइवर्स की भी एसोसिएशन रहती है, वो नियमों को लेकर कितना दबाव बना पाती है। दूसरा, हर मालिक या जो ट्रक का ऑनर वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, उस चक्कर में जो ट्रक को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखता। जो आप बोल रहे हैं निश्चित बात वो सही है कि कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं इस कारण से होती हैं कि जो ड्राइवर्स हैं वो लंबी दूरी तक बिना रुके बिना नींद लिए चलाते जाते हैं और उसके कारण असावधानी में फिर दुर्घटना होती है। बट दुर्घटना का एक दूसरा पहलू भी है जो मैं सामने लाना चाहूंगा। अगली बार जब आप रोड पे जाएं तो इस पर भी ध्यान दें। जो नियम है वर्तमान में कई बार हम देखते हैं इस तरीके से बने कि अगर दो गाड़ियों की दुर्घटना हो रही है तो सामान्य तौर पे बड़ी गाड़ी को ही जिम्मेदार माना जाता है कि अगर किसी ट्रक की बाइक के साथ दुर्घटना हो जाए तो बिना ये सोचे कि गलती किसकी, हम ये मान लेते हैं कि दुर्घटना ट्रक की होगी। पर जब आप हाईवे में जाएं तो आप हाईवे में इस चीज को नोटिस करिए, कभी जो अपील में भी कर भी रहा था कि कितने बाइक चालक हैं जो ये समझते हैं कि हम अगर हाईवे में चल रहे हैं तो पहली प्राथमिकता है कि हम हेलमेट लगा के चलें। जब हम हाईवे पे चल रहे हैं तो कितने बाइक वाले हैं जो ये समझते हैं कि बाइक दो लोगों के बैठने के लिए बनी है, न कि 4 से 5 से 6 लोगों को परिवार के साथ और पूरे सामान के साथ। हम कितनी बार ये समझते हैं कि अगर हम बाइक हाईवे पे चला रहे हैं तो हमको बाएं साइड में चलाना चाहिए, जो एक पतली लेन बाइक के लिए छोड़ दी जाती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बाइक बिल्कुल रोड के बीच में चल रही है, आप लगातार हार्न देते हैं, उसके बाद भी बाइक नहीं हटाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती किसकी, पर मैं ये बता रहा हूं कि जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी बाइक की भी है, कार की भी है, ट्रक की भी है, सारे लोगों की है। तो नियमों का पालन जितना लोग करेंगे, जो आपका सवाल था कि बिल्कुल आराम या नींद, ये सारी चीजें जरूरी है। जो आदमी ड्राइव कर रहा है उसका दिमाग स्वस्थ स्थिति में हो, पर्याप्त रूप से एनर्जेटिक हो, ताकि वो डिसीजन ले सके ड्राइव करते समय कब ब्रेक मारना है, कितनी स्पीड में रखना है। बिल्कुल। और कोई है क्या यहाँ पर मौजूद जो सवाल करना चाहता? प्लीज आप खड़े होइए, अपना नाम बताइए, कहां से हैं आप ये भी बताइए और अपना सवाल करिए। जी नमस्ते सर, मेरा नाम दीक्षा मानिकपुरी है और मैं यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर, जो नशे में धुत युवक जो हैं या जो भी हम कह सकते हैं जो वाहन चालक होते हैं,
वो उनकी पहचान करने के लिए जो शहर में चौक चौराहे हैं वहां पर क्या तैयारियां हैं सर, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी, नशे में जो ड्राइवर्स रहते हैं, जो भी वाहन चालक गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पास एक ब्रेथ एनालाइजर रहता है। उस ब्रेथ एनालाइजर से जो भी आदमी गाड़ी चला रहा है, हमको डाउट होता है, सामान्य तौर पे भी चेकिंग चलती है या केवल इसी चीज के लिए भी, या पुलिस को जब भी लगता है कि ये वाहन चालक जो है अनियंत्रित या किसी दूसरे तरीके से वाहन को लहरा के चला रहे, हमको शक हुआ कि ड्रिंक किया हुआ है, तो ब्रेथ एनालाइजर में हम उसको फूंक मारने के लिए बोलते हैं और उसकी जो स्मेल आती सांस रहती है, उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई अल्कोहल कितना वो कंज्यूम किया हुआ है, और जो लिमिट रहती तय मानक से अधिक पाए जाने पर फिर उसका चालान काटा जाता है, फाइन होता है, कोर्ट पे भी भेजी जाती है गाड़ी। बिल्कुल। और ये भी जरूरी है क्योंकि शराब पीकर या किसी भी तरीके के नशे कर कर वाहन चलाना ये तो अपराध है ही, इस पर रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खासतौर पर त्योहारों में हम देखते हैं, चाहे वो होली का हो, चाहे वो नए साल का जश्न हो, या फिर और भी कोई अच्छी उनके घर में कोई भी चीजें हो रही होंगी और उस दौरान भी वो शराब के नशे में वाहन चलाते हैं। ऐसे हादसे कई बार होते हैं। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है दरअसल, जब भी सड़क में कोई हादसा हो जाता है, सड़क पर कोई हादसा हुआ, आसपास लोग निकल रहे हैं, कितनी बार हमने खबरें देखी कि मदद मांगते रह जाते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। क्यों नहीं आता? वो डरते हैं कि अगर मदद कर दी, दया तो आती है कि अगर मदद कर दी, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो कानूनी कार्रवाई के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये जो एक मेंटल ट्रॉमा टाइप का लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, बिल्कुल लोग बहुत डरते हैं। कई बार, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन वो अपने लिए परेशानी खड़ा करने के डर से नहीं करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। जी, ये काफी समय से आप ठीक कह रही, एक माइंडसेट बना हुआ है कि लोग, जो कॉमन एक टर्म यूज किया जाता है कि लोग पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, कि हम मदद करेंगे तो फिर बार बार पुलिस थाने का चक्कर और बाकी सारी चीजें। पर आपको बता दूं कि चीजें धीरे धीरे बदल भी रही हैं। सरकार की जो योजना है, गुड समैरिटन एक जो योजना है, और उसके तहत ये होता है कि कुछ चीजें सरकार की तरफ से भी अब नियमों में बदली गई हैं कि यदि सड़क दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति है और मैं किसी व्यक्ति की मदद कर रहा हूं, तो पुलिस बाध्य नहीं करेगी कि मैं नाम पता बताऊं, या हॉस्पिटल उस व्यक्ति का नाम पता पूछने के लिए बाध्य नहीं है कि पहले नाम पता बताइए उसके बाद हम इलाज चालू करेंगे। ये बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहला उद्देश्य है कि जो व्यक्ति घायल है दुर्घटना में, उसकी मदद करना। वो जो एक गोल्डन आवर टाइम होता है, उसमें सबसे पहले उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। उसके अलावा जो गुड समैरिटन स्कीम है, उसके तहत जो भी व्यक्ति दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति की मदद कर रहा है, उस व्यक्ति को 5000 रुपीज का इनाम भी दिया जाता है। ये एक बतौर है बाकी लोगों को भी प्रेरित करने के लिए कि अगर हम किसी भी इंसान को देखें जो सड़क दुर्घटना में घायल है, उसकी मदद कर सकें। बिल्कुल, और इस चीज को दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दीजिए। और अब यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, प्लीज अपने पास आसपास ये जानकारी जरूर दें कि अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं सड़क हादसे के दौरान, जो रोड क्रैशेस होते हैं, इनमें आपको किसी भी तरीके के जो झमेले हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि थानों के चक्कर लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि अभी 1-2 दिन पहले की एक खबर आई छत्तीसगढ़ से ही है, जब मदद करने वालों को बाकायदा पुरस्कृत किया गया है, इनाम दिया गया है। जी, रायपुर पुलिस की तरफ से भी काफी समय से ये चीजें की जा रही है गुड समैरिटन स्कीम में, कि हम हर महीने 5 से 6 से लोगों को फिल्टर करते हैं, देखते हैं, जो घायलों की मदद करते हैं, किसी न किसी अवसर पे उनको बुला के उनका सम्मान भी किया जा रहा है। तो लगभग 50 के करीब लोगों का अभी तक सम्मान किया जा चुका है। उनको प्रोत्साहन राशि भी देने की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी उनको प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर दी जाएगी। तो ये लंबे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और हमारी अपील भी है लोगों से कि जब भी आप देखें सड़क पे घायल किसी व्यक्ति को, तो मानवता के नाते जरूर उसकी मदद करें। बिल्कुल, मदद के हाथ बढ़ाइए और सुरक्षित माहौल बनाइए। और ये सिर्फ आपकी तरफ से नहीं होगा, जब आप दूसरे की मदद करेंगे तो उनके अंदर भी एक एहसास रहेगा कि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी भी बचा सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना है। सर, एक और सवाल है जी। स्कूल कॉलेजों के पास सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही निकलते हैं, और अगर प्रत्येक स्कूल कॉलेज के आसपास सुरक्षा ज्यादा रहेगी, बच्चों को लेकर जो ये पूरी कैंपेनिंग की जा रही है, जो ये पूरा इवेंट किया जा रहा है, ये बच्चों के लिए ही है। बच्चों की जान बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाला भविष्य है, और उसे आज अगर हम बचा कर रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे की पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी।
स्वस्थ रहेंगी। जी जरूर, आप सही कह रही हैं। और आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बच्चों से भी और स्पेशली उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूं। आपके कार्यक्रम का जो पहला शब्द है परवाह, पेरेंट को इतनी परवाह बच्चों की होनी चाहिए कि जब वो गाड़ी थमा रहे हैं बच्चों को तो ये देख लें कि उनका बच्चा गाड़ी कैसे चला रहा है। मतलब बात बहुत छोटी सी लगती कई बार कि हाँ मेरे बच्चे को तो गाड़ी चलाने आता है, पर इतने भर से उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। मैं जब बाइक चलाना सीखा, मुझे बाइक चलाना आता था, बावजूद उसके मेरे पिताजी ने लगभग 10 दिन मेरे साथ बैठे पीछे और मुझे हर एक चीज वो चेक किए कि आती है या नहीं, कि जब मैं टर्निंग पे मुड़ रहा हूं तो हार्न दे रहा हूं या नहीं, इंडिकेटर दे रहा हूं या नहीं, गाड़ी की स्पीड स्लो किया हूं या नहीं। ऐसे कितने पेरेंट हैं आज की डेट में जो चेक करते हैं कि उनका बच्चा किस तरीके से गाड़ी चला रहा है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई घटना हो जाती तब उनके पेरेंट को पता चलता है कि उनका बच्चा गाड़ी चलाता नहीं, गाड़ी उड़ाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बच्चों से भी अपील है कि गाड़ी चलाने के लिए होती है, मतलब जब आप रोड पे हैं तो आप सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से चलाइए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में केवल आपकी जान जोखिम में नहीं है, जो सामने निरपराध व्यक्ति या प्राणी कोई भी जा रहा है उसकी जान भी उतनी ही जोखिम में है आपके कारण। तो जितनी ज्यादा जिम्मेदारी से हम रोड पे वाहन चलाएंगे उतनी ज्यादा हम खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। बिल्कुल, यानी कि बच्चे भी सड़क सुरक्षा चैंपियन बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चे ये ठान लें कि हमको रूल फॉलो करना है, रोड को अपने आसपास को सुरक्षित करना है, तो बच्चों से बड़ा चैंपियन और कोई नहीं है। और बच्चे जो चीज चाहें, हम हर घर में भी देखते हैं, फाइनली आजकल तय वही होता है जो बच्चे चाहते हैं। तो बच्चे अगर एक बार चाह लें कि नहीं पापा नहीं माँ, आप जब भी घर से निकलेंगे तो हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, तो फिर कोई पेरेंट मना नहीं कर पाएगा बच्चों को। बिल्कुल। और जो भी रोड क्रैशेस होते हैं इस दौरान देखा जाता है कि मौके पर, जैसे कि आपने बोला गोल्डन आवर्स होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, मौके पर अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए और उसमें जितने भी तकनीकी संसाधन हैं अगर वो दुरुस्त हैं तब तो बेहतर है जी। लेकिन इसमें भी कई सारी अनियमितताएं पाई जाती है सर। मौके पर वाहन नहीं मिल पाते हैं, अगर मिल भी जाते हैं तो अंदर पूरा कबाड़ा रहता है कि अगर तुरंत मरीज को इलाज चाहिए या किसी भी घायल व्यक्ति को इलाज चाहिए तो उसमें देरी हो जाती है, जो कि उसका गोल्डन आवर है। जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार इस संबंध में काम कर रहा है। एम्बुलेंसेस भी हैं, कुछ एम्बुलेंस में हो सकता है जिस तरीके की आप बता रही तकनीकी कुछ खामियां भी हों जिनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है, पर फिर वही बात आती है, हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, हर सेकंड इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जो सबसे पहला आपका डाटा था कि भारत एक देश, 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, हर लाख 4 से 5 लाख दुर्घटना और 1.5 लाख से ज्यादा मौत, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हर एक सिस्टम पे, इस रोड एक्सीडेंट या सड़क से जुड़े हर एक सिस्टम पे लोड कितना होगा। कई बार ये भी होता है कि एक ही जगह पे जो एम्बुलेंस है उसको 2 से 3 कॉल मिल रही हो, किस जगह पे पहले पहुंचेगी बाद में पहुंचेगी। तो एम्बुलेंस और कंटिन्यू एम्बुलेंस इतनी पैक है कि रिपेयरिंग कितनी हो पा रही या नहीं हो पा रही। खैर, ये स्वास्थ्य विभाग का विषय, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर फिर भी आप जो पॉइंट बता रही हो सही है। एम्बुलेंस की हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जो भी पेशेंट उसमें ट्रेवल कर रहा है वो उस जगह से लेकर हॉस्पिटल तक बिल्कुल सही सलामत पहुंच पाए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए ऑन एम्बुलेंस उसको मिल पाए। जी, कुछ शिकायतें रहती हैं कि ब्रेकर बहुत बड़े बना देते हैं या फिर जो दिशा निर्देश होने चाहिए वो मौके पर नहीं देख पाते हैं। जैसे कि जो बड़े ब्रेकर है उनमें व्हाइट लाइन होती है जी, वो मिट जाती है बारिश में और फिर उसे दोबारा पेंट नहीं किया जाता है। जो लोग यूज टू है एक ही सड़क पर बार बार निकलने के लिए, उनको तो पता है कि यहाँ पर ब्रेकर है, हम तो आराम से निकल जाएंगे, उनको पता रहता है गति का। लेकिन जो दूर से आ रहे हैं, जो बड़े वाहन चालक हैं, जी, तेज स्पीड में जा रहे हैं, अचानक से टकरा जाते हैं, हादसे हो जाते हैं। जी, इसे दुरुस्त करने की सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और इसमें एक चीज ये भी है कि जो सड़क जो रहती है, यातायात या ट्रैफिक जो भी है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो आप देख रही हैं वो केवल उसका एक पक्ष है। स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं सड़क सुरक्षा के। उसमें एक स्टेक होल्डर है, इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, जो रूट बनाते हैं, जो तय करते हैं कि ब्रेकर कितना बड़ा होगा, ब्रेकर होगा या नहीं होगा, चौक चौराहे होंगे तो कितने बड़े होंगे, यहाँ पे तिराहा बनेगा या चौराहा बनेगा, बहुत सारी चीजें। ट्रैफिक पुलिस केवल उसका एक पक्ष है जो रूल को इम्प्लीमेंट करवाता है।
हम लोगों को जागरूक करते हैं, यथासंभव कोशिश करते हैं कि बाकी भी जो स्टेक होल्डर हैं, अगर उनकी कोई चीज हमसे जुड़ी हुई है तो हम बिना ये सोचे कि किसका पक्ष हम, ट्रैफिक अपना काम करती है ट्रैफिक पुलिस, पर फिर भी आप जो बोल रही हैं वो कुछ सारी चीजें होती हैं, जहां जहां हमारे संज्ञान में आता है हम उन चीजों को करेक्ट करवाते हैं, रोड को ज्यादा स्मूथ और किस तरीके से बनाया जा सकता है करते हैं प्रयास। जी साथ ही साहब एक बहुत जरूरी है कि सड़कों पर बच्चे जब निकलते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर को देखकर वापस गाड़ी मोड़ लेते हैं और चौराहे पर निकलने के पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाला तो नहीं खड़ा हुआ है, अगर है तो हेलमेट पहन लेते हैं, अगर कोई नहीं है तो फर्राटे मारते हुए निकल जाते हैं। हेलमेट लगाते हैं ट्रैफिक पुलिस के सामने और जैसे ही उनके सामने से निकल जाते हैं वापस हटा देते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि हेलमेट से दिक्कत क्या है आजकल के युवाओं को। अब ये तो युवाओं से ही पूछना पड़ेगा कि हो सकता है किसी को अपने बाल बिगड़ने का डर हो, किसी को शायद लुक में कुछ दिक्कत आती हो, ठीक है, अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता। मेरी आदत है बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की, बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने में मुझे अजीब लगता है, सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाना ठीक लगता है। और एक स्लोगन था बहुत पहले, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हेलमेट है जरूरी शौक न मजबूरी। तो आप चालान के डर से हेलमेट मत पहनिए, न बाकी चीजों, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, इसलिए जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, जो भागने की बात कर रही, भागता इंसान तभी है जब उसको पता रहता है कि कुछ न कुछ गलती है जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस मुझे पकड़ सकती है, ठीक है। कॉलेज टाइम पे हम सब उसी दौर से गुजरे हैं, हम भी कुछ अलग नहीं रहे हैं, ठीक है। कभी जाना पड़ा है कि ट्रिपल सवारी है, हम भी देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी है या नहीं खड़ी है, ठीक है। तो अगर हम नियमों का पालन कर रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस भी बेवजह किसी को परेशान नहीं करती है, तो अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो बिल्कुल आराम से जाइए, भागने की जरूरत नहीं है। एक और अच्छी बात है कि पहले तो ट्रैफिक पुलिस जो होती थी वो बहुत सख्त होती थी, लेकिन आज के दौर में ट्रैफिक पुलिस का जो बिहेवियर है वो बहुत नरम हुआ है, बहुत प्यार से समझाने लगे लोगों को कि ये आपके लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है, आपको रूल्स के साथ आगे बढ़ना है। जी, क्या है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी इंसान होते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग कंटिन्यू रहती है पुलिस की, तो समझाने का तरीका पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हो सकता है कि कुछ मौके ऐसे आए हों कि जब ट्रैफिक पुलिस को लगा हो या कोई इंसान को, नागरिक को लगा हो कि ट्रैफिक पुलिस रूड है, पर हमें ट्रैफिक पुलिस का भी पक्ष देखना चाहिए कि अगर हम किसी चौक पे, रायपुर के कोई भी चौक आप उठा लीजिए, उस चौक पे अगर आप 1 घंटे खड़े रह जाइए, जितने ज्यादा हार्न का शोर, धुआं का शोर, लोगों का विवाद, लोगों का बहस, अगर आप किसी को रोक रहे हैं तो हर आदमी का ईगो हर्ट हो रहा है, ठीक है। नियमों का पालन करना मेरे ख्याल से यहाँ हर आदमी अपनी शान के खिलाफ समझता है। हम अगर नॉर्मल एयरपोर्ट या और कहीं पे जाते हैं तो हम बिल्कुल चेकिंग करवाते हैं, लेकिन वही चेकिंग जब किसी फंक्शन में होती है तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उस दबाव के बीच में जो ट्रैफिक जवान है हमारा जो खड़ा है, आप समझ सकती हैं उसके मानसिक तनाव का स्तर क्या होगा। बिल्कुल। जहां पे हम 1 घंटे या 10 मिनट भी खड़े रहने में असहनीय हो जाता है हमारे लिए, वो जवान कंटिन्यू घंटों से खड़ा है, वो जवान अगर आपको रुकने के लिए बोल रहा है, वो भी अपनी खुशी के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए। तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कभी कुछ बात के अवसर आए हों, अदरवाइज पुलिस बिल्कुल कम्युनिटी फ्रेंडली है। बिल्कुल, यानी कि जो रूल्स है, जो यातायात नियम है, वो आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, और जो ट्रैफिक कर्मी है वो भी आपके लिए ही वहां पर मौजूद है ताकि आपको निर्देशित किया जा सके। सर, बहुत शुक्रिया इस मंच पर हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए, यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गाइड करने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो रूल्स हैं वो आप सबके लिए हैं और इन्हें फॉलो करना, इनको तोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉलेज के बच्चों के अंदर है कि रूल्स तो बने ही हैं तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी दिमाग से हटा दीजिए, रूल्स बने हैं फॉलो करने के लिए। एक बार फिर से तेज तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे एक और पैनल का, सतीश ठाकुर, डीएसपी ट्रैफिक। बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज मंच पर आइए। और डॉक्टर दिनेश मिश्रा, आई स्पेशलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं आप, और इनसे बहुत बारीकी से बात करेंगे, क्योंकि वाहन चालक के ऊपर पूरा दारोमदार होता है जब वो सड़क पर होता है, चाहे वो छोटा वाहन चालक हो, चाहे वो बड़ा वाहन चालक हो, और उसको कितना फिट रहना है, जिस वाहन के साथ वो चल रहा है उसको कितना फिट रखना है, ये सब कुछ आज साझा किया जाएगा इस मंच पर। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा,
सतीश जी से। सर मैं आपके पास आऊंगी, बात करूंगी और बहुत ज्यादा सवाल आपसे ही मेरे रहने वाले हैं इस बार। पहले तो सतीश ठाकुर जी से बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले बात हो रही थी हमारी, जब ये बोला जा रहा था कि बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चों को सुनना और उनको समझना क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है, प्लीज बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस अच्छे डिस्कशन में हमको बुलाया। और जो 2 शब्दों से मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरा बच्चों के लिए है, ट्रैफिक के लिए है, कि सड़क सुरक्षा बराबर तप नहीं, असावधानी बराबर पाप, जिसके पास धैर्य है जीवन रक्षा हो अपने आप। तो जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है और वाहन चलाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और आपका प्रश्न है कि बच्चों के लिए है कि बच्चों सुनते नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे गाड़ियां दे रहे हैं, उनकी बातों का पालन नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक कैसे काम करता है। कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सड़कों पर यातायात का दबाव काफी बढ़ते जा रहा है। तो जिस प्रकार औद्योगिकरण हो रहा है, नगरों का विस्तार हो रहा है, तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं भी निश्चित रूप से बढ़ रही है। तो ट्रैफिक एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो पैदल चलने वाला हो, 2 पहिया चलाने वाला हो, भारी वाहन चलाने वाला हो, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, उसको नियमों को जानकारी होना, ये सबसे पहले बहुत जरूरी है। और ट्रैफिक है जो बच्चा जब शुरू में स्कूल में जाता है तो हम उसको ए फॉर एप्पल, बी से बॉल सिखाते हैं, किंतु अब समय के साथ साथ हमारा जो एजुकेशन स्तर है उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम लोग बच्चों को बताते हैं ए से एक्सीलेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच और डी से ड्राइवर। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ई। और जो ट्रैफिक है वो पूरा ई पे काम करता है। जो 4 ई है ट्रैफिक के, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, इन्फोर्समेंट है और इमरजेंसी। ये चारों पिलर्स जो ट्रैफिक के हैं, ये पिलर्स सबसे मजबूत रहेंगे तो निश्चित रूप से सरल, सुगम, सुव्यवस्थित जो यातायात व्यवस्था हमारा उद्देश्य है उसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। और पहला ई होता है इंजीनियरिंग। सड़कें कैसी है, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन है, फ्लाईओवर है। जितनी अच्छी सड़कें रहेगी उतना स्पीड ट्रैफिक रहेगा। और दूसरा ई आता है एजुकेशन। लाल बत्ती कहती थम, चलते चलते रुकते हम, पीली कहती होशियार, चलने को हो जाओ तैयार, हरी कहती चलते जाओ चलते जाओ। तालियां, जोरदार तालियां। ये बच्चा जानता है किंतु पालन नहीं करते। इसका पालन करना बहुत जरूरी है। जो 3 प्रकार के संकेत हैं, आदेशात्मक, सूचनात्मक, चेतावनी सूचक। ये संकेत आप कहीं भी चले जाए, किसी भी देश में, अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड, जापान, हर देश की भाषाएं अलग है, बोली अलग है, किंतु यातायात के संकेत है वो हर जगह सेम मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। तो यातायात संकेतों का पालन जरूर करें। और तीसरा ई आता है इन्फोर्समेंट। जो ट्रैफिक पुलिस है, हम लोग जो नियमों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, नशे की हालत में वाहन चलाएंगे, रॉन्ग साइड वाहन चलाएंगे, तो हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। और चौथा ई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम लोग बहुत डिस्कशन अभी किए हैं, इमरजेंसी। हमारी 108 की गाड़ियां चलती है, हाईवे पेट्रोलिंग है, कभी भी दुर्घटनाएं होती है तो हमारी पेट्रोलिंग पहुंचती है, वहां पे लोगों को हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाती है, उसकी जान भी बचाते हैं। अभी 2024 में 98 से 99 लोग ऐसे थे जो सड़क दुर्घटना में जो घायल हुए, उसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाए, तो निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच में है। तो दुर्घटना को रोकना और उसमें कमी लाना, ये हमारा उद्देश्य है। जो पेरेंट्स और बच्चे की बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को एजुकेट करना, एक अच्छा माहौल देना, और सबसे संस्कार जो बच्चों को घर से मिलता है वो निश्चित रूप से यदि आप बच्चों को बचपन से बताएंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में, तो वो आने वाले फ्यूचर हैं, उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। पेरेंट्स को, पूरे समाज को, हमको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आने वाले भविष्य में ये बच्चे जब गाड़ियां चलाएंगे तो निश्चित रूप से यातायात नियमों का पालन जरूर करेंगे। बिल्कुल, यानी कि आने वाले भविष्य को वर्तमान में अनुशासित करना है। और बच्चे, जैसे कि हमने पहले भी कहा, कि बहुत शार्प माइंड होते हैं। एक बार अगर उनको किसी चीज की आदत लग जाती है तो उसको हमेशा फॉलो करते हैं। तो अच्छी चीजें, पहली पाठशाला घर से ही शुरुआत होती है, पेरेंट्स से ही शुरुआत होती है। इसलिए अपने बच्चों को एजुकेट जरूर करें इस चीज के लिए। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, आपसे ढेर सारे सवाल हैं, क्योंकि वाहन ड्राइवर के माध्यम से चलाए जाते हैं सड़कों पर, और एक ड्राइवर का कितना स्वस्थ रहना जरूरी होता है ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि अगर सड़क पर सुरक्षित रहना है तो ड्राइवर्स, अगर वो व्यवस्थित है
तो मान लीजिए कि सड़क जो दुर्घटनाएं हैं, जो रोड क्रैशेस होते हैं, बहुत तेजी से उसमें कमी आएगी। मेरा मानना है कि अगर सभी लोग एक बेहतर माइंड के साथ, स्वस्थ माइंड के साथ सड़क पर उतरेंगे तो ऐसे हादसे कम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। माइक। क्योंकि बहुत सारे जो मामले आते हैं हम लोगों के सामने भी, उसमें बहुत लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि उनको दिखता कैसा है। क्योंकि मैं नेत्र विशेषज्ञ हूं और मैं देखा हूं कि जो बहुत सारे इवन कॉमर्शियल ड्राइवर भी होते हैं टैक्सियों के, वो भी कई बार आंख दिखाने आते हैं तो हम देखते हैं कि उनको तो ऊपर की लाइन भी पढ़ने में नहीं आ रही है और उनको ये भी नहीं पता है कि उनको कितना दिखना चाहिए। तो जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हैं, घरेलू ड्राइवर हों, हमारे घर के बच्चे हैं और हम खुद हों, हमारा जो नेत्र परीक्षण होना चाहिए, नेत्र परीक्षण से हमको पता चलता है कि हमको कितना दिखता है और हमको कितना नहीं दिखता है। दूसरी बात है, एक और बात जो होती है, जो ट्रैफिक सिग्नल की आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सारे लोगों में जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनको जो टोटल कलर ब्लाइंड होता है, उनको ये समझ में नहीं आता संकेतक में कि उनको ये लाल में रुकना या ग्रीन में दिखता है। तो जो आई चेकअप जो आजकल होता है, जो आरटीओ के माध्यम से भी होता है, तो ये बहुत ही सख्ती से लागू होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी पूछते हैं, वो बिना पेशेंट लेके आ जाते हैं, बोलते हैं इसमें आप साइन कर दो, इनको हमको लाइसेंस बनाना है, तो इसमें हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका एक परीक्षण होना चाहिए। मैं तो पुलिस के ड्राइवरों का कई साल तक लगातार स्वास्थ्य परीक्षण भी करता रहा हूं और उनका नेत्र परीक्षण भी करता रहा हूं। जितने भी गाड़ियों के ड्राइवर आते थे और हमारे से आंख की जांच कराते थे और नियमित रूप से होता था, उनका एक बकायदा रजिस्टर आता था मेरे पास में, उस रजिस्टर में हम लोग साइन करते थे। ये काफी साल तक चला है। तो यह जो है ये सभी विभागों में लागू होना चाहिए। क्योंकि जितने प्राइवेट ट्रेवल्स के ड्राइवर होते हैं, कई बार उनको नहीं दिखाई देता है और वो उनको ऐसा लगता है कि सामने की जो गाड़ी जा रही है उसी के भरोसे वो चलते हैं। सामने की गाड़ी रुक गई तो वो रुक जाते हैं, सामने की गाड़ी अगर चल रही है तो वो चलते हैं। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है इस मामले में। दूसरी बात है कि कई सारे ऐसे मामले आए हैं जो आपने देखा है कि कई बार ड्राइवर को रास्ते में ही हार्ट अटैक आ गया है, कई बार ड्राइवर की शुगर कम हो गई है, कई बार डॉक्टर को सुनाई नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों के आंख के साथ में कान की जांच भी होना चाहिए कि उनको पीछे से जो हॉर्न है वो सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उनका जो ब्लड प्रेशर की जांच कभी हुई है कि नहीं हुई है। बहुत सारे लोग जो लंबी दूरी पर जाते हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, वो चिड़चिड़ाते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं, उनको गाड़ी रोकने को बोलोगे तो भी उनको गुस्सा आता है। वास्तव में उनका जो स्वास्थ्य की जांच होना चाहिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि हम जो हेलमेट पहनते हैं या हम जो यातायात के नियमों का पालन करते हैं सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं, अपने परहेज के लिए नहीं करते। हमको ऐसा लगता है हम हेलमेट लगाएंगे तो जुर्माना नहीं होगा, जबकि जुर्माने से ज्यादा जरूरी है कि आपका खुद ठीक रहना जरूरी है। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो आप खुद के काम आएंगे, अपने परिवार के काम आते हैं, अपने परिवार के काम आते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो छोटे बच्चों को गाड़ियां देते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि उस बच्चे को दिखता है कि नहीं दिखता है। क्योंकि आमतौर पे जो हम बच्चों का परीक्षण करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे को जो है वो जब थोड़ी सी बड़ी कक्षा में जाता है तभी उसको पता चलता है कि उसको दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा आगे की सीटें बैठते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनके माता पिता को पता नहीं होता है कि इस बच्चे को कम दिखता है कि नहीं दिखता है। और यह जानकारी कई बार उनको बाद में पता चलती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, रोटेशन में पीछे की सीटें बैठता है, तब पता चलता है कि इस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है, इसको स्कूल में नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वह बच्चा जो है वो कई साल से वो सड़क में स्कूटी चलाता रहता है, जिसमें उसको भी नहीं पता है, घर वालों को भी नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कई बार हमने सुना ही है। दूसरी जो एक जैसा कि आपने कहा, जो ग्लैमर होता है, हीरो बनने का जो ग्लैमर होता है, जैसा आपने कहा, उनको लगता है हम बहुत स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा शहर में, उसके वीडियो बनाएंगे। सोशल मीडिया भी एक इसका जो बहुत दुरुपयोग हुआ है। जो रील्स बनाते हैं, स्पीड में रील बनाते बनाते वो सड़क से टकरा जाते हैं, गाड़ियों से टकरा जाते हैं अपने जी। तो यह जो सोशल मीडिया का जो जमाना है आजकल, जो ये और खासतौर पर जो रील्स का क्रेज है, ये बहुत जानलेवा होता जा रहा है। बहुत सारी दुर्घटनाएं इसके कारण भी हो रही हैं। लगातार लोग बहुत अच्छी बाइक पे जाते हैं, स्पीड से चलते हैं, पीछे बैठ करके कैमरा पकड़ के बैठा है, रील बना रहा है या वो खुद रील बना रहे हैं। तीसरा जो आप लोग का कहना है कि लोगों को जब वाहन चलाते हैं उनके मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सही बात है, उचित बात है। क्योंकि कई लोगों की बिल्कुल गर्दन टेढ़ी रहती है, उनको एक तरफ को दिखता है, उनको दूसरी तरफ से कोई बाजू से आता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति अगर वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करता है उस पर सख्त जुर्माना होना चाहिए और उसके पेरेंट्स के सामने बुलाकर समझाइश भी होना चाहिए। उनको सिर्फ जुर्माना दे के छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि सतीश ठाकुर जी, सोशल मीडिया पर कैसी नजर है, किस तरीके से नजर रखी जा रही है? क्योंकि हमने तो देखा है पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से ज्यादा दिखा है, जैसे ही कोई रील अपडेट होती है, अपलोड होती है सोशल मीडिया पर, वायरल होती है
और उसके बाद जो उस गाड़ी को चला रहा होता है वो भी बहुत वायरल हो जाता है पुलिस टीम के साथ खड़ा होकर। हाँ, निश्चित रूप से जो आज यूथ हैं वो सोशल मीडिया का बहुत उपयोग कर रहे हैं कि रील्स बनाते हैं, और रील लोगों को बहुत प्रभावित करती है कि स्टंट करते हुए रील बनाते हैं। तो हम लोग ऐसे रील्स पे हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। हमारा एक सोशल मीडिया का सेल बना हुआ है, तो हम लोग ऐसे कोई स्टंट करते हुए तो हमारे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है कि ITMS कैमरे भी लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें यदि कोई व्यक्ति स्टंट कर रहा है तो उस गाड़ी के नंबर के आधार पर हमारे पास एक कैमरा है, ANPR कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा। उस नंबर के आधार पे हम लोग उसका डिटेक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसका फाइन करते हैं, और उसी के माध्यम से उसी के जो सोशल मीडिया में उसने जो रील बना के डाला है उसी में डालते हैं कि इस प्रकार का जो स्टंट है वो बहुत करना गलत है, और इससे एक अलग गलत मैसेज जाता है, और ये सुरक्षा के लिए और दूसरे की सुरक्षा के लिए इसमें खतरा है। तो कभी भी इस प्रकार का जो सोशल मीडिया में गलत मैसेज देते हैं स्टंट करने वाला, वो कभी ना करें, ये दुर्घटना का कारण बनता है और इससे आपकी नुकसान भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की जान। तो याद रखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर भी ट्रैफिक पुलिस की बाकायदा पैनी नजर है। सड़कों पर तो है ही, लेकिन आपके अकाउंट पर भी रहेगी नेक्स्ट टाइम अगर आप पकड़े जाते हैं तो। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। जो अच्छा काम कर रहा है तो उसमें हम लोग उसको प्रोत्साहित भी करते हैं कि कोई बच्चा है, यूथ है जो स्कूलों में जाके या फिर ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहा है, किसी मदद कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करते हैं। और जो गलत काम करता है तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए गलत मैसेज दे रहा है, तो हम उसको बुलाते हैं, उसको भी समझाइश देते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स है सबके लिए है, उस रूल्स का पालन करें, आप हेलमेट पहने, स्टंट ना करें। और यदि वो बार बार बताने के बावजूद भी नहीं सीखता है तो हम उसका फाइन भी करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और उसमें उसका लाइसेंस निलंबन भी करते हैं। यदि वो स्पीड में गाड़ियां चला रहा है, रॉन्ग साइड चला रहा है, मोबाइल से बात करते हुए चला रहा है, रेड लाइट जंप कर रहा है, तो ऐसे वायलेशन का हम लोग इसका लाइसेंस भी निलंबन करते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचें कि अगर आपने कवर करके रखा है पूरा फेस तो आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। ट्रैफिक पुलिस बहुत तेज हो चुकी है, बहुत शार्प हो चुकी है। हेलमेट के अंदर से भी पहचान लिया जाएगा आपको कि आप कौन हैं। और कुछ सवाल भी लेंगे, हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जो सवाल करना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ उठाएं और सवाल करें। प्लीज माइक उन तक पहुंचाइएगा, अपना नाम बताइएगा, आप कहां से आए हैं और आपका सवाल। ये सवाल सुनने का सबसे ज्यादा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनके मन में क्या है वो भी जान लेते हैं। जी, मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है, मैं रायपुर से ही आया हूं। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है सिग्नल्स को लेके। अभी भी मैं आ रहा था सुबह, एक बहुत अच्छी चीज हुई, ये राम मंदिर के पास के सिग्नल में नंबरिंग आने लगी, तो मैंने दूर से ही देख लिया कि हाँ वहां पे 40 दिखा रहा है, तो मैं अपनी स्पीड प्रॉपर रख सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्रॉस करके आगे तेली बांधा वाले दोनों सिग्नल पे गया ना, नंबरिंग गायब है। मैं दूर से, मतलब एक होता है ना कॉमन सेंस की, कैच करना है मुझे अपनी स्पीड कितनी रखनी है, पीछे वालों को कितना जज करना है, वो हो नहीं पाता। अब नंबर नहीं रहते, समझ में नहीं आता कि सिग्नल येलो होने वाला है या नहीं होने वाला है। मेरे पास मेरे ऐसे चालान भी है जो येलो की वजह से समझ नहीं आया, मैंने गाड़ी आगे डाल दी, लंबे मतलब रूट थे, उस बीच में कैमरे में कैच हो गया और चालान आ गए। और इससे बड़ी प्रॉब्लम सर, बारिश के दिन सिग्नल बंद हो जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। और दूसरी प्रॉब्लम सर, ये बीच बीच में अगर आप रूल्स बना रहे हैं तो बने ही रहने दीजिए ना, लोगों को जब तक मिलते हैं ना रूल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे वो तेलीबांधा के पास ओवरब्रिज के पहले एक कट कर दिया गया है, बाद में एक कट कर दिया गया है। जिसको जरूरत होगी कार वाले को, बाइक वाले को, पूरा सिग्नल जाएगा, कोई यहाँ पे मंत्री नेता नहीं है, जाएगा घूम के ओवरब्रिज चढ़ेगा। बीच बीच में कट्स होते हैं सर, बाइकर्स यूं करके निकल जाते हैं, क्योंकि रश ड्राइविंग को कैच करना तो मेरे को नहीं लग रहा है कुछ खास हुआ होगा। मेरा ये थोड़ा सा ब्लेम की तरह का है डाउट, प्लीज क्लियर करेंगे आप। सतीश जी, ये इनकी अंदर की पीड़ा भी है क्योंकि इनके पास बहुत सारे चालान आ चुके हैं, जैसा कि इन्होंने बोला कि मेरे बहुत चालान कट चुके हैं, इसलिए सवाल बहुत गहरे हैं इनके। निश्चित रूप से सवाल बनता भी है। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि टाइमिंग का, तो उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि हमारा जो रायपुर शहर है वो स्मार्ट सिटी है और पूरे शहर में ITMS के कैमरे लगे हुए हैं, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम।
और उसमें जो कैमरे लगे हुए हैं जो चौक चौराहों में एटीसीएस मोड में लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। यदि एक तरफ का ट्रैफिक नहीं है तो वो ऑटोमेटिक दूसरे डायरेक्शन में ग्रीन करता है, उस तरफ का ट्रैफिक यदि खत्म हो जाता है तो तीसरे डायरेक्शन में ग्रीन करता है। वो फिक्स टाइमिंग वाले जो सिग्नल पहले लगते थे वो फिक्स टाइमिंग रहते थे। यदि उस समय पीक आवर में जहां ट्रैफिक का दबाव है तो उतना टाइमिंग रहेगा, जब दबाव नहीं है तो भी उतना ही टाइमिंग दिखाता था। तो अभी स्मार्ट सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, वो वीएसी मोड में चलते हैं, व्हीकल ऑटोमेटिक कंट्रोल, यानी व्हीकल को देखता है कैमरा, उसके अनुसार ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसलिए टाइमिंग नहीं दिखाता है। और दूसरा आपका सवाल है कि बरसात में जब सिग्नल खराब हो जाते हैं, किंतु ये सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, कभी कभी खराब होती है, कुछ हम लोग उसको चेंज भी करते रहते हैं जहां समय के अनुसार। अभी आप लोग देखे होंगे शंकर नगर ब्रिज के नीचे जो सिग्नल लगा हुआ था वो सिंपल सिग्नल था, उसमें टाइमर आता था, किंतु हम लोग उसमें एटीसीएस मोड वाला सिग्नल लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक आसानी से कंट्रोल हो सके। तो समय के अनुसार, यातायात दबाव के अनुसार, ट्रैफिक वॉल्यूम के अनुसार हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं और उसी अनुसार अपनी कार्य योजना भी बनाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल को चेंज भी करते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपका जो तेली बांधा से लेकर जो 2 कटिंग है, वो हम लोग ने भी प्रयास किया, हर प्रकार का प्रयास हम लोग करते हैं कि लोगों को सरल, सुगम, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था देने में हम लोग सफल हो पाए। उसके लिए प्रयोग भी करते हैं, कभी प्रयोग सफल होता है, कभी सफल नहीं हो पाता है, किंतु हम लोग प्रयास जरूर करते हैं। 2 कटिंग इसलिए दिया गया है, यदि उस कटिंग को नहीं खोला जाएगा तो जो खमाड़ी तरफ जाने वाला ट्रैफिक, उसमें दबाव इतना है, वो कटिंग के कारण वो तेली बांधा चौक में दबाव कम होता है, इसलिए उस कटिंग को खोला गया है, इसलिए किसी प्रकार के लोगों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और भी कोई सवाल प्लीज? जी, एक बार कोई सवाल कर चुका है, दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि बाकी लोग को भी मौका मिलना चाहिए। जी, सवाल करिए। सर, मेरा सवाल स्कूल बस फिटनेस को लेके था। लगातार यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, जो एक अच्छी पहल है, लेकिन कोई स्कूल ऐसे थे जो फिटनेस बस उनकी अच्छी नहीं थी। उसमें सर छोटा मोटा चालान होके उनका मतलब उन नियमों का लोग ध्यान नहीं देते। तो इसमें कड़ाई से नियम पालन कराना चाहिए ताकि जो फिटनेस बस नहीं है, बच्चों की जो जान को खतरा, उसको लेके आगे यातायात पुलिस क्या करना चाहेगी, वो मैं जानना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हम बच्चों की सुरक्षा हमारी भी बहुत पहली प्राथमिकता है और बच्चे सुरक्षित रहें, सुरक्षित पहुंचे, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। यदि कोई स्कूल बस है तो उसमें जो गाइडलाइन का पालन करना, जैसे उसका बस का कलर पीला होना चाहिए, जालियां लगा होना चाहिए, फायर इंस्टिट्यूशन होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, बहुत सारे इसमें गाइडलाइन है, उसका हम लोग पालन लगातार करते हैं। और हमारा जो कैंप चलता है, जब स्कूल खुलता है उस समय हम लोग पूरी बसों को चेक करते हैं, जो कमियां हैं उसमें उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, और जो कमियां रहती है, जो वायलेशन करता है, उसका लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। कमियां है तो उसका फाइन भी करते हैं और लगातार हम लोग स्कूलों में जाके पूरे जो ड्राइवर्स हैं उनके भी क्लास लेते हैं, जो वाहन प्रभारी है उनका भी क्लास लेते हैं, और हर 3 महीने 6 महीने में ये अभियान हमारा चलता है। और प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है, स्कूल प्रबंधन की, वो जो स्कूल बसें हैं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करें, उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करें। और ट्रैफिक पुलिस और स्कूल प्रबंधन निश्चित रूप से बच्चों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। जी जी, मैं सिर्फ संजय आपटे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे अच्छे परिचित है, बहुत सोशल काम है, खासकर अंध श्रद्धा क्या निर्मूलन में काम करते हैं। रिगार्डिंग ट्रैफिक, एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूं। मेरा मोबाइल हमेशा स्कूटर या मेरी बाइक है, बाइक की डिक्की में रहता है। आई डोंट कीप इट इन माई पॉकेट। द रीजन इज दैट जब भी मेरे को फोन आएगा तो बाइक में बजते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है, किसी का भी फोन आया और उठा लिया करके। तो मैं जब जहां सेफ जगह रहेगी, जब वहां पे गाड़ी पार्क कर सकता हूं या मेरे ऑफिस में जब जाता हूं तब मैं उठाता हूं। उसमें एडवांटेज यह है कि आपको टेम्पटेशन नहीं होता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग मोबाइल में घंटी बजते ऐसा उठा लेते हैं कि जैसे कोई इमरजेंसी कॉल आया हो। तो मेरी सुझाव यह है कि जितने भी लोग ऐसे मोबाइल यूज करते हैं, ये मोबाइल तो यूज करना ही है, ये हमारा जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है, एसेंशियल है। लेकिन ये जो चलते इसमें जो मोबाइल बात करते हैं, जैसा कि सर ने कहा टेढ़ी मुंडी करके, वो खतरनाक होते हैं पीछे वालों के लिए, खुद के लिए तो होते हैं। मैंने एक दो लोगों को बोला भी, एक बार सिटी कोतवाली से मैं आ रहा था टुवर्ड्स सुराना भवन, वो जहां पे वो बैजनाथ पारा, मगर मेरी मिसेस थी, एक लड़का कंटिन्यूअस मोबाइल पे राइट लेफ्ट कर रहा था। जब मैंने उसको बिल्कुल, यानी किया कि भाई कुल खड़े मिलाकर ये है तो कि बोला कि मैं पहले डोकरे को निपटाता हूं, बाद में तेरे से बात करता हूं।
सड़क मतलब पर इतनी चलते बेशर्मी हुए हो गई, इतनी मोबाइल बेशर्मी का है। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल देखा नहीं। जाता है कि लोग हेडफोन का भी इस्तेमाल करते हैं चलते समय। thank you। और ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि फोर व्हीलर में भी कॉल कनेक्ट कर लेते हैं फोर व्हीलर से, दिमाग पूरा वहां रहता है, गाड़ी सामने चला रहे थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी होगा? कुछ एक्सीडेंट तो लोगों के वीडियो देखते हुए हैं, कार में जा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, जाकर के गिर गया, टकरा गया। तो ऐसे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो ये भी एक अवेयरनेस की कमी है, या समझिए ओवर कॉन्फिडेंस जो रहता है कि नहीं मैं गाड़ी भी चला लूंगा, पिक्चर भी देख लूंगा, सामने का वीडियो आ रहा है स्क्रीन मूवी देख लूंगा। तो इस प्रकार की लापरवाही लोगों को नहीं करना चाहिए उसमें। जी सर, कलर ब्लाइंडनेस की हम बात कर रहे थे। देखा जाता है कि लोगों को दिखाई नहीं देता है, वाहन चलाते, जैसा आप भी बोल रहे थे, भारी चश्मा लगता है फिर भी वाहन चलाते हैं। स्कूलों की जो बसें हैं, जो स्कूलों के जो वाहन हैं, उनमें ड्राइवर्स को अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी के चलते जो रोड क्रैशेस होते हैं उनमें पाया जाता है शामिल, कि उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है बच्चों की। उसके बावजूद वो होते व्यवस्थित नहीं होते सड़क में जब वाहन चलाते हैं जितना उनको होना चाहिए। तो स्कूल के लिए कोई गाइडलाइंस या फिर क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए जब एक ड्राइवर को वहां पर अपॉइंट किया जाए? तो नहीं, इसमें स्कूल हो चाहे या जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर लोग हैं जो काम करते हैं गाड़ी चलाने का, तो उनको एक ही ये भी समझिए कि हर जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ पुलिस की नहीं है, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है वही कि वो अपने वाहन चालकों को जब उनको अपॉइंट करते हैं उस समय देखें, इनका पूरा चेकअप कराएं, उसके बाद ही उनको रखें उस नौकरी पर। साथ ही ये उसका परीक्षण उसका नियमित रूप से हो कि वो नशा तो नहीं करता है, वो नशे की हालत में तो नहीं चलाता है गाड़ी, या उसको और किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, उसको सुनाई पड़ता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हमको हॉर्न सुनाई नहीं पड़ा, हमको दिखाई नहीं पड़ा। तो उनको और क्या क्या जो समस्या है उनके एक मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जो थोड़ा सा अभी के परिवेश में बहुत कठिन काम जरूर है, लेकिन अगर एक बार शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल, क्योंकि लोग पीएससी के एग्जाम में पूरा टेस्ट कराते हैं, मेडिकल चेकअप होता है उनका, तो प्राइवेट गाड़ियों में क्यों नहीं होना चाहिए? उनके जो स्कूल के ड्राइवर हैं या अलग अलग संस्थानों के जो ड्राइवर हैं उनका चेकअप होना चाहिए, उनका नियमित रूप से फॉलोअप भी होना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल है, जो टूरिस्ट गाड़ियां होती है, लंबी दूरी तय करते ड्राइवर और एक ही ड्राइवर के भरोसे में पूरी यात्रा हो जाती है, कितने घंटे गाड़ी चला सकता है एक ड्राइवर? कितना उसको रेस्ट की जरूरत है, कितनी उसको नींद की जरूरत है? ये देखिए, सामान्य तौर पे 3-4 घंटे के बाद में हमको थकान लगने लगती है। हम कोई भी चाहे पिक्चर भी देखें तो लोगों का सिर दर्द होने लगता है, 3 घंटे के बाद उनको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें जबकि आप सिर्फ बैठे हुए हैं सिनेमा हॉल में, गाड़ी चलाते समय तो आपको सामने की सड़क भी देखना है, अपने आजू बाजू वालों को भी देखना है और सड़क भी देखते हुए चलना है। तो उसमें अगर 2.5-3 घंटे अगर कोई आदमी गाड़ी चलाता है तो उसको बिल्कुल निश्चित रूप से उसको ब्रेक लेना चाहिए। और कई बार लोग ओवरनाइट जो गाड़ी चलाते हैं इस कॉन्फिडेंस में रहते नहीं, मैं तो रात भर चला लेता हूँ, मेरी आदत है चलाने की, वो भी गलत है। क्योंकि सवेरे का जो समय होता है, कई बार रात का 2 बजे का समय होता है, बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं उसी समय होते हैं, एकदम अर्ली उसमें होते हैं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। तो उस समय अगर वाहन चालक गाड़ी चला रहा है जो लगातार चलाता रहे तो निश्चित रूप से वो थका हुआ है और उसको आराम मिलना चाहिए, और 2-2.5 घंटे के बाद में उनको चेंज भी करना चाहिए। और ऐसे ड्राइवर होना चाहिए जो सक्षम हो, मतलब किसी भी इस प्रकार की परिस्थिति से वो मुकाबला कर सके। सर, ये भी बताइए यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को और सभी दर्शकों को कि जो किसी भी दुर्घटना के बाद जो कहते हैं ना कि उसके लिए जो व्यक्ति उसमें जख्मी हुआ है, घायल हुआ है, उसके लिए वो गोल्डन आवर्स होते हैं, ये ऐसा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि मेडिकल के अभाव में ज्यादातर जानें चली जाती हैं, अगर वक्त पर तुरंत इलाज मुहैया हो जाए तो शायद जान बच जाए। ये देखिए, कई बार शरीर के बहुत नाजुक अंग होते हैं जिसमें अगर चोट लग जाती है तो उसमें बाहरी तौर पे आपको नहीं पता चलता कि उसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है। तो जो आंतरिक रूप से ब्लीडिंग होती है, चाहे वो दिमाग में हो रही हो, चाहे किसी बड़ी नस में हो रही हो, वो धीरे धीरे जो ब्लड वहां से एक बार निकलना शुरू होता है, उससे आपके मस्तिष्क में बहुत बड़ा खून का धब्बा बन जाएगा, जिससे आपकी बाकी नसें इन्वॉल्व होंगी, लोगों को सुनाई देना, बेहोश हो जाएगा, उसको वोमिटिंग होती है, सिर दर्द होता है। जो बाहरी तौर पर आदमी स्वस्थ रहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो बीमार हो जाता है और वह इस लायक नहीं रहता है कि वो खुद चल सके, गाड़ी चला सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो एक्सीडेंट के बाद भी वो कुछ दिन बाद बोलते हैं मेरे को सिर दर्द हो रहा है। जब बाद में उनकी जांच होती है तब पता चलता है कि उनको स्कल में कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर है या कोई अंदर में हेमेटोमा है या ब्लड क्लॉट जमा हुआ है। तो उनकी जांच होना चाहिए, और जो कम समय में अगर उनका इलाज हो जाता है, कम समय में उनकी जांच हो जाती है, तो उनकी जान बचाई जा सकती है और वो समाज के लायक होते हैं। नहीं तो देखिए, उसमें अभी जो आंकड़े अभी बताए गए कि 7.5 लाख मौतें
जो है 5 साल में हुई है या 4.5 लाख एक्सीडेंट हर साल हो रहे हैं, ये इतना बड़ा एक आंकड़ा है जो किसी भी मतलब हमले या युद्ध से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है कि लोग सड़क पे दम तोड़ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें लोगों को भी खुद को समझदारी की आवश्यकता है कि वो इतनी ज्यादा तेज गति से गाड़ी ना चलाएं, अपने बच्चों को लापरवाही से ना चलाने दें, जो लोग शराब का नशा करते हैं उस कंडीशन में गाड़ी ना चलाएं। तो अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, सीट बेल्ट की बात होती है, सीट बेल्ट के लिए चालान होता है, लोग थोड़े समय के लिए बेल्ट लगाते हैं, बाद में फिर नहीं लगाते हैं। मेरे एक मित्र हैं हड्डी के डॉक्टर, उनका एक्सीडेंट हुआ सीट बेल्ट के कारण, अभी तक बीमार है 6 महीने से। तो ऐसे बहुत सारे हादसे हम देख रहे हैं, लोग बीमार होते हैं, जिंदगी भर के लिए विकलांग भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आदमी कई बार ऐसा होता है कि जब खुद पे अनुभव से सीखना चाहता है, दूसरे के अनुभव से नहीं सीखना चाहता। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है। लोगों को खुद के अनुभव की बजाय आसपास की जो घटनाएं हैं उनको देख करके समझने और सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस बार इस अभियान की जो टैगलाइन है वो है परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप जोड़ के देख लीजिए। सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लोग मदद कर रहे हैं, समय पर उनको इलाज मिल रहा है, लोगों की जान बच जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। एक बार आप सभी भी बोलिए, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर से अगर कोई सवाल करना चाहे, किसी के जहन में कोई भी सवाल हो, प्लीज माइक पहुंचाइएगा उनके मैं पास। कर रहा हूं सवाल जी। सबसे पहले मिश्रा जी का स्वागत सड़क सुरक्षा अभियान में, और दूसरा ठाकुर साहब का। मैं रामसरा पारा में रहता हूं, पिछले 7 साल से मैग्नोमाल के पीछे रह रहा हूं, सिग्नेचर होम में। रामसागर पारा में पूरा ट्रैफिक था, उसको छोड़ के यहाँ पे मैं आया हूं रहने के लिए सिग्नेचर होम में। यहाँ की भी वही स्थिति है। उसके पूर्व में सबसे पहले ठाकुर साहब को ये बधाई दूंगा कि ठाकुर साहब ने जो ऑटो रिक्शा का बैन किया है, जय स्तंभ चौक, शारदा चौक और सदर बाजार, उससे कम से कम आज ये है कि आसानी से लोग क्रय विक्रय कर सकते हैं। जिसको बाजार जाना होता है आसानी से कार में, स्कूटर में। इसके लिए मैं सबसे पहले ठाकुर साहब को बधाई देता हूं कि ठाकुर साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। शहर के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, सुंदर निर्णय है। और दूसरी तरफ मैं प्रकाश ये डालना चाहता हूं सर कि वीआईपी चौक के आसपास जो ट्रैफिक रहता है, इसको भी आप नियंत्रण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और तीसरा मेरा पॉइंट ये, मिलोचा पेट्रोल पंप के सामने पिछले 2 साल पहले कलेक्टर साहब के द्वारा कहा गया था ये सर्विस रोड को आगे खोल देंगे। वो बैरियर जो लगा है उसको अगर खोल देते तो एक मूवमेंट होता, पब्लिक यहां सामने से निकल जाती। जो वहां जो आप लोगों ने लगा रखा है थाने के समीप में, ये मिनोचा पेट्रोल पंप के सामने जो स्ट्रेट रोड जाती है, वो पिलर, उस पिलर को हटा देते तो कम से कम मूवमेंट हो जाता और थोड़ी ट्रैफिक यहां से डाइवर्ट हो जाती। यही मेरा 2-3 सवाल है। और शहर की आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। सवाल क्या है? ये तो आपकी शिकायतें हैं एक तरीके से देखें। सवाल शिकायतें हैं, इसका निराकरण हो जाए। वीआईपी चौक के आसपास जो ट्रैफिक है, क्योंकि शहर पूरी एंट्री यहीं से रहता है ना, तो अव्यवस्था होती है। और मैं बधाई भी आपको देती हूँ, शहर को आपने अंदर जो किया है बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब किसी के मन में अगर सवाल है रूल्स को लेकर या सड़क दुर्घटनाओं के दौरान किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, या इस दौरान क्या क्या आपने खुद ऐसा कुछ महसूस किया हो कभी भी कि आपको किसी झमेले में नहीं पड़ना है, थानों के चक्कर नहीं काटने, या कोई भी सवाल प्लीज। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि लोग अक्सर हेल्थ की बात, तो फिट की बात, जैसे कि सर ने कहा, गाड़ी का भी फिट रहना उतना ही जरूरी होता है। तो स्पेशली अगर मैं पर्सपेक्टिव इतना डाइवर्ट करके 2 व्हीलर्स के इंश्योरेंस पे लेके जाएं, तो सर इंश्योरेंस का बहुत लोगों को पता नहीं है होता क्या है, एड ऑन क्या है, थर्ड पार्टी क्या है। तो सर अगर इस पे अगर अपन फोकस करके देखें तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है इसके, और सर लोग रिन्यू भी नहीं करवा पाते हैं इसको कुछ रीजन से। तो आपका इसमें क्या टेक है सर? हाँ निशुल्क जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और लगातार हम लोग एक जागरूकता अभियान भी चलाते आ रहे हैं कि इंश्योरेंस, आप 2 पहिया हो, 4 पहिया गाड़ियां हो, तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और इंश्योरेंस को अपडेट कराना बहुत जरूरी है। यदि इंश्योरेंस खत्म हो रहा है उसके पहले 1 सप्ताह पहले उसको नया रिन्यू करा लें। और अधिकांश देखने में यह रहा है कि जो इंश्योरेंस नहीं कराते हैं वो उसका नुकसान तब होता है जब एक्सीडेंट होता है, और पूरा क्लेम उस व्यक्ति को भरना पड़ता है क्योंकि वो उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपील है कि आप यदि गाड़ियां लिए हैं तो उसको समय पर इंश्योरेंस जरूर कराएं, चाहे उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराएं चाहे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएं, परंतु इंश्योरेंस ये बहुत जरूरी है। और लगातार हम लोग जब इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं तो इसमें देखने में आता है कि बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इंश्योरेंस है, विदाउट इंश्योरेंस की गाड़ियां चला रहे हैं। तो हम लोग उसको, तो हमारा उद्देश्य फाइन करना कभी नहीं रहता है, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि लोग जागरूक हों, लोग नियमों का पालन करें और सड़क में होने वाली
वाली दुर्घटनाएं उसमें कमी आए, इस उद्देश्य को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोग नियमों का पालन भी आने वाले समय में और अच्छे से करेंगे और एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बड़े शहरों में तो होता है कि 15 साल के बाद जो 4 व्हीलर होती है उसे आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन छोटे शहरों में देखा जाता है कि बिल्कुल कबाड़ गाड़ी हो चुकी है, फिर भी उसको चुस्त दुरुस्त कराकर चलाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है जो एक बहुत बड़ी लापरवाही खुद लोग करते हैं। तो अपने वाहनों को फिट रखिए और समय पर आप उसको डिस्कार्ड करके दूसरा वाहन खरीदिए अगर आपको इतनी जरूरत है तो। और ये मंच आप सभी की सुरक्षा, आप सभी की परवाह के लिए है। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ सर का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए इस मंच पर और आने के लिए। तो देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह, परवाह करेंगे, बोलिएगा एक बार तेजी से, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो यहां पर सवाल भी हमने सबसे लिए और सवालों के माध्यम से लोगों के अंदर की जिज्ञासा, उत्सुकता भी मालूम चली और एक ये चीज भी मालूम चली कि जिनके चालान करते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। और चालान एक सबसे बड़ा डर है लोगों के अंदर कि अगर चालान कट जाएगा तो क्या होगा, लेकिन चालान का डर मत रखिए। आप लोग इस चीज का भी डर रखिए कि अगर जान चली गई तो पेरेंट्स का क्या होगा, या फिर जो आपके भरोसे जीवन जी रहे हैं उनका क्या होगा, जो आपसे छोटे हैं उनका क्या होगा। और इसलिए आज इस मंच पर आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद है। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ आप जुड़े और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यहाँ पर सारी बातें आपने इतने पेशेंस के साथ सुनी हैं। और इस अभियान के तहत हमारी एक बार फिर से कोशिश रहने वाली है बच्चों को एजुकेट करने की, बच्चों को आगे चलकर अनुशासन में रहने की, क्योंकि जैसा हमने पहले भी बोला बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो आज सभी लोग ये प्रण ले लें कि अपने घर के सभी बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। करेंगे कि नहीं? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, सड़क पर जाते वक्त अगर कोई हादसा होता है तो आप उनकी मदद करेंगे। करेंगे? बिल्कुल। और जो गोल्डन आवर्स की बात करने की, इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि जो इसके लिए तैयार हो सकता है, किसी की मदद कर सकता है, हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, तो प्लीज आप आगे बढ़ें, लोगों की जान बचाएं। और ये जो वातावरण अपने आसपास आप बनाएंगे, 4 लोग देखेंगे, सीखेंगे और हम एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग मदद करेंगे। इसीलिए कहते हैं परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए इस मंच पर और अपने विचार साझा करने के लिए।